बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि प्रपोजल राइटिंग आपने पहले पढ़ ली है। दो से तीन क्लासेस मैंने आप लोगों को दे दी हैं और उसके अलावा भी मैंने आपको काफ़ी बार गाइड किया है कि प्रपोजल राइटिंग क्या होती है या फिर किस तरह से पिच किया जाता है हर तरह के डिफरेंट क्लाइंट को। अब देखें, एज ए न्यूबी जब हम न्यू होते हैं हमें पता नहीं चलता कि जो टेक्निक्स हम पढ़ते हैं प्रपोजल राइटिंग के अंदर उनको पिच कैसे करें किसी डिफरेंट टाइप के जॉब के ऊपर। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक जॉब आई है, नीड अ डिजाइन फॉर अ न्यू कंपनी लोगो। ठीक है, अब इसकी जगह पे अगर फ्लायर होता और कंपनी का नेम कुछ और होता तो फिर हम किस तरह से उन चीजों को सोचते। तो आपने इन चीजों पे फोकस करना है। अभी आप एक पेन वगैरह उठा के एक पेज उठा के उस पे छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लें या अभी अपने पास कहीं टाइप कर लें, ताकि ये चीज दोबारा फिर आपसे जो है वो मिस्टेक ना हो जब भी किसी जॉब पे आप प्रपोजल सेंड करते हैं। अब सबसे पहले तो आपने टाइटल पढ़ना है। अब डेफिनेटली सी बात है कि हर जॉब का टाइटल सेम नहीं होगा। ठीक है, हर जॉब का जो टाइटल है वो सेम तो नहीं हो सकता। मतलब अब हर क्लाइंट को नीड, ये वाली लाइन तो नहीं लिखनी इधर आके कि नीड अ डिजाइन फॉर अ न्यू कंपनी लोगो। किसी को ब्राउचर की जरूरत पड़ सकती है, किसी को फ्लायर की जरूरत पड़ सकती है, किसी को यूआई की जरूरत पड़ सकती है, बिजनेस कार्ड की जरूरत पड़ सकती है। तो क्लाइंट के लिखने का तरीका भी डिफरेंट होगा। ठीक है, अब कोई क्लाइंट आके यहाँ पे लिख सकता है बिजनेस कार्ड बस। ठीक है, जस्ट बिजनेस कार्ड लिख सकता है इसकी जगह पे। तो फिर आप उसको फिर किसी और तरीके से पिच करेंगे। टाइटल पढ़ने के बाद आपने सबसे पहली जो चीज पढ़नी है वो है डिस्क्रिप्शन, जो क्लाइंट ने आपके लिए छोड़ी हुई है। अब क्लाइंट ने यहाँ पे खुद लिखा है कि ग्राफिक डिजाइनर उसको रिक्वायर्ड है फॉर लोगो। ठीक है, उसको देखें, आप ऊपर वो कह रहा है कि मुझे लोगो चाहिए, नीचे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे सोशल मीडिया किट भी चाहिए फॉर अ यूनिक फैशन एंड ज्वेलरी बिजनेस। अब उसका एक ज्वेलरी का बिजनेस है, फैशन का बिजनेस है। इसके लिए उसको क्या चाहिए, लोगो चाहिए। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह का लोगो बना सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे पता चलेगा। मैं एक लोगो मेरे क्लाइंट का था ज्वेलरी से रिलेटेड, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप उस तरह की चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले हमने पढ़ा टाइटल। जब टाइटल हमने पढ़ा तो हमने मेन चीज उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी। अब इसमें रट्टे वाली कोई बात नहीं है, आपने रट्टा नहीं लगाना इन चीजों में कि अब कि जी एक क्लाइंट को लोगो चाहिए तो उसको लाजमी तो नहीं है कि ज्वेलरी के बिजनेस का लोगो चाहिए। हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होगी। मैंने बहुत सारी जॉब्स आप लोगों को दिखा चुका हूँ जिसके अंदर हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपनी डिस्क्रिप्शन होती है और अपनी उसकी जो है वो प्राइस की डिटेल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये सारा डिस्क्रिप्शन, ये तो खैर छोटी सी डिस्क्रिप्शन है ना। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हमें ये पता चल गया कि क्लाइंट को ज्वेलरी के बिजनेस के लिए या फैशन के बिजनेस के लिए एक तो लोगो चाहिए और दूसरा उसको सोशल मीडिया की पूरी किट चाहिए। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सोशल मीडिया की किट क्या होती है। अच्छा जी, थोड़ा सा नीचे आते हैं। ऑर्स टू बी डिटरमिन्ड। ठीक है, अर्ली, प्रोजेक्ट अर्ली है, ये कोई फिक्स टाइप का प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो लेस देन अ मंथ है। क्लाइंट को जो है वो एक मंथ के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट करवाना है। यहाँ पे जो लेवल क्लाइंट ने लिखा है वो है इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का मतलब है कि क्लाइंट को प्राइस का इशू नहीं है, इतना कोई खास प्राइस का इशू नहीं है। मतलब ये अच्छे पैसे दे सकता है आपको। अगर वो यहाँ पे लिखता बिगिनर और यहाँ पे बिगिनर जैसे ही वो सिलेक्ट करता तो नीचे लिखा हुआ होता आई एम लुकिंग फॉर द लोएस्ट प्राइस। ठीक है, और अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट है, बिगिनर है और एक्सपर्ट है, जब एक्सपर्ट आता है यहाँ पे अगर क्लाइंट चेक करता है, ये क्लाइंट ने बेसिकली चेक किए हुए हैं। ठीक है, अगर वो यहाँ पे चेक करता तो यहाँ पे फिर नीचे लिखा हुआ होता कि वो ज्यादा पैसे भी देना चाह रहे हैं। मतलब जो भी आप पिच करेंगे तो उसको कोई इशू नहीं होगा प्राइस के साथ। ठीक है, लेकिन स्टिल उसको इशू नहीं है प्राइस के साथ, आप अच्छी बिड यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की जो टाइप है वो वन टाइम प्रोजेक्ट है, ये क्लाइंट ने खुद ही चेक किया, अदरवाइज वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी कर सकता है।
या हो सकता है कि उसको आप जो ये डिजाइन बना के दें उसको पसंद आ जाए और वो बाकी जो नेक्स्ट फ्यूचर में जो काम आए उसके पास वो आपको देता रहे। अब यहाँ पे कुछ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज है। ब्रांड आइडेंटिटी, डिलीवरेबल, लोगो, स्टेशनरी, पैकेजिंग। ये उसको जो समझ आया उसने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। हो सकता है वो जो लोगो आपसे बनवाए वो स्टेशनरी और पैकेजिंग पे लगाना चाह रहा हो, दैट्स वाई उसने आके ब्रांड आइडेंटिटी डिलीवरेबल को आके चेक कर दिया हो। अदर के अंदर उसने डाल दिया लोगो डिजाइन, कवर डिजाइन। अब ये जो है सोशल मीडिया की किट, उसमें कवर्स ही बनाए जाते हैं। लेबल एंड पैकेजिंग, ग्राफिक डिजाइन, क्रिएटिव टैलेंट, ड्राइंग। ठीक है। अब आपने इन चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना। कौन सी चीजों पे? इन चीजों पे। ठीक है। आपने किसको प्रेफरेंस देनी है? इसको, टाइटल को और डिस्क्रिप्शन को। सबसे मेन चीज आपकी डिस्क्रिप्शन है कि क्लाइंट का जो प्रपोजल आपने भेजना है वो इस डिस्क्रिप्शन को देखते हुए भेजना है। अब मेरी बात सुने, चाहे फाइवर हो, चाहे अपवर्क हो, guru.com हो, पीपल पर आर हो, freelancer.com हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे आप अपनी कोई साइट बना के वैसे ही मतलब क्लाइंट को पिच कर रहे हैं, तो आपने ये टेक्निक्स थोड़ी सी फॉलो करनी है और हर प्लेटफॉर्म पे ये इम्प्लीमेंट करनी है आपने। ठीक है। इसका ये नहीं है कि जस्ट ये मैं अपवर्क के लिए बता रहा हूँ, ये आप हर तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके पिच कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने क्लाइंट को थोड़ा सा चेक करना है। देखिए आपके जो कनेक्ट्स लग रहे हैं, मेरा कनेक्ट्स यहाँ पे लग रहा है 1। ठीक है। मेरे पास अवेलेबल कनेक्ट्स कितने हैं? 39। ठीक है। अब ये है आपके कनेक्ट्स की डिटेल। अगर आपके पास लेट्स सपोज खत्म हो गए कनेक्ट्स, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि आप $15 के अंदर मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं, तो 70 कनेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप मेंबरशिप के बगैर $5, $4, $3 के लेना चाहें तो आप अलग अलग कनेक्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है। चलें जी, नीचे आए। आपने पढ़ना है अबाउट द क्लाइंट। पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड, ये हमारे लिए एक एज है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी पेमेंट मेथड वेरीफाइड होने। देखिए मेरी बात सुने, बड़ी सादा सी बात है। जब ये क्लाइंट आपको हायर करेगा तो इसको ये पेमेंट मेथड वेरीफाइड करवाना पड़ेगा अपवर्क के ऊपर आपको पे करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एस्क्रो में जो अमाउंट चली जाती है वो उसी वक्त क्लाइंट के अकाउंट से निकल के चली जाती है। ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना जी, ये पेमेंट मेथड तो वेरीफाइड नहीं है, इस पे हमने पिच नहीं करना, हमने इस पे पिच करना है या नहीं करना। तो मैंने आपको कहा था एक नया जो क्लाइंट आता है ना अपवर्क के ऊपर, जैसे ये एक नया क्लाइंट है। अब मुझे कैसे पता चला? मैंने देखा कि मेंबर सिंस 23 सितंबर 2020 से ये मेंबर है अपवर्क के ऊपर। इट मींस ये नया क्लाइंट है। जो नया क्लाइंट है उसको अपवर्क के सिनेरियो का इतना जो है वो खास पता नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा। तो वो आपको प्रेफर करेगा, बजाय वो ये नहीं देखेगा कि जी मैं तो किसी एक्सपीरियंस बंदे से काम करवाऊं या इंटरमीडिएट से काम करवाऊं या बिगिनर से काम करवाऊं। मतलब आप यहाँ पे पिच करके जॉब ले सकते हैं ऐसे क्लाइंट से। क्यों? उसकी रीजन ये है कि जो एक क्लाइंट पुराना है, उसने बहुत से डिजाइनर्स को पहले हायर किया हुआ है, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले करवाए हुए हैं। तो उसकी प्रेफरेंस क्या होगी? उसकी प्रेफरेंस ये होगी कि वो आप को हायर ना करे, बिगिनर को हायर ना करे, वो किसी एक्सपर्ट को हायर करे। ठीक है। तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर एक न्यू क्लाइंट आया अपर के ऊपर और आप उसकी जॉब पे बिड कर रहे हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप तो बिगिनर है ना, आपको कोई जॉब तो मिले ना पहले। सबसे पहले अगर आपको कोई जॉब मिलना स्टार्ट हो जाती है तो फिर आप के पास पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपके पास रिव्यूज आ जाएंगे। फिर जब किसी बड़े क्लाइंट की जॉब पे आप बिड करेंगे तो फिर इशू भी नहीं होगा। ठीक है। आपको वो क्लाइंट भी प्रेफर करेगा। दूसरा दूसरा ये है कि जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं न्यू टैलेंट को। ठीक है। मतलब एक नया बंदा आया, उसने प्रोफाइल बड़ी अच्छी सी बनाई और उसने पिच कर दिया, हालांकि उसकी प्रोफाइल पे कोई रिव्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, पोर्टफोलियो है, कुछ भी नहीं है, तो वो आपको प्रेफर करेगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी साइकी पे डिपेंड करता है। वो मतलब न्यू टैलेंट को हायर करना चाह रहा है, तो वो ये नहीं देखेगा कि जी इसके पास रिव्यूज तो नहीं है,
जिसके पास जॉब्स तो नहीं है, पोर्टफोलियो तो नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर तरह का क्लाइंट है, कहने का मकसद ये है। तो आपके लिए ऐसी जॉब्स प्लस पॉइंट है कि आपको चांस मिल जाएगा जल्दी। दूसरा ये है कि आपकी ये जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स हैं, ये आप, एक आपकी मेन प्रोफाइल होती है और दो होती हैं आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। टोटल अगर हम काउंट करें तो तीन होती हैं। समझ लें कि ये तीन गिग्स हैं, ठीक है, जो कि आप ऑफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, एक मेन प्रोफाइल और दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। देखें, आप अगर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट करना चाहें तो देखें ये बटन आ रहा है क्रिएट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का, इस पर क्लिक करके आप को, जैसे मैंने सिंपल अकाउंट बनाना सिखाया था, वही सारी चीजें आप पुट करेंगे, टाइटल रखेंगे, डिस्क्रिप्शन रखेंगे, टैग रखेंगे और इसको आप लाइव कर देंगे। ये आपकी प्रोफाइल पूरी लाइव हो जाएगी, आप सबमिट करवा देंगे इसको, ठीक है, फौरन ही लाइव हो जाएगी। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि अगर आप एक स्पेशलाइज प्रोफाइल बना के बैठे हैं लोगो डिजाइन की, तो आप उस लोगो डिजाइन की स्पेशलाइज प्रोफाइल के बिहाफ पे अप्लाई करेंगे इस लोगो डिजाइन वाली जॉब के ऊपर, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल यही है कि एक फाइवर पे बिजनेस कार्ड की बाय रिक्वेस्ट आई है और आप बिजनेस कार्ड वाली बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं लोगो डिजाइन की गिग के बिहाफ पे, तो वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ना, ठीक है। हाँ, अगर आपने एक गिग बनाई हुई है, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, और उसके बिहाफ पे आप करना चाह रहे हैं बिड, लोगो डिजाइन पे कर दें, बिजनेस कार्ड पे कर दें, फ्लायर पे कर दें, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि आपने कहा हुआ है कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, ना कि आपने माइक्रो नीच के अंदर जाके कोई गिग रखवाई हुई है। वही सेम मेथड में अगर इम्प्लीमेंट करूं अपवर्क के ऊपर, जो आपकी अपवर्क के ऊपर मेन प्रोफाइल होती है वो ग्राफिक डिजाइनर की होती है, वहां से क्लाइंट को भी पता चल जाता है भी ग्राफिक डिजाइनर तो सारा कुछ कर सकता है, लोगो बना सकता है, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, ब्राउचर वगैरह बना सकता है, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के थ्रू अप्लाई करें तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप स्पेसिफिक हो जाते हैं। आपने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई हुई है लोगो डिजाइन की, और जॉब भी लोगो डिजाइन की है, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल डाल रहा होगा और आपको जो है वो क्लाइंट रिप्लाई करेगा। यहाँ तक मैंने बड़ी डिटेल से चीजें आपको बता दी हैं, और इनमें इनको ना मतलब सर पे सवार नहीं करना, बिल्कुल भी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल सादा चीजें हैं, इन चीजों के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखें, ये 58 मिनट पहले आई हुई है जॉब, ठीक है। आप कोशिश करें उस जॉब पे अप्लाई करें, अपवर्क हो, अपवर्क पे तो खैर पता चल जाता है। दूसरा ये है कि फाइवर पे आपने ये नहीं देखना कि जी कितने लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है। मतलब अगर आप एक बायो रिक्वेस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं ना, उस पे 100 लोगों ने अप्लाई किया और आप अप्लाई कर दें, ठीक है। दूसरा दूसरा अगर अपर के ऊपर मोर देन 5 है तो फिर आप अप्लाई ना करें, आप उस जॉब पे अप्लाई करें, अपने नेक्स्ट वेस्ट ना करें। आप उस जॉब पे अप्लाई करें जिसपे प्रपोजल लेस देन 5 हो। ये देखें, इस पे लेस देन 5 है ना, ना किसी का इंटरव्यू हो रहा है। मैं इन चीजों को बड़ी डिटेल से दोबारा डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको आपने प्रेफर करना है लेस देन 5। मतलब अभी 2 3 या 4 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इसको, इस जॉब के ऊपर। अहमद खान कहते हैं कि मेरा जो जनरल प्रोफाइल है वो ग्राफिक डिजाइन का है और मैं एक स्पेशलाइज्ड अकाउंट फॉर वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजोन और ड्रॉप शिपिंग, तो इसमें कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं होगा, बना सकते हैं आप। मतलब आपने नीच चेंज कर दी ना, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि आपने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल नीच के अंदर रह के बनानी है, आप डिफरेंट नीच के अंदर जा सकते हैं। आप अपना ही जो है वो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बढ़ा रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। देन आ जाना है आपने इसके ऊपर, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करना। ये देखें, आपकी प्रोफाइल पे जब 5 10 रिव्यूज आ जाएं, कोई 15 20 रिव्यूज आ जाएं, पॉजिटिव रिव्यूज, तो आप ये चीज फिर ना देखें, ठीक है। लेकिन जब आप बिगनर हैं तो आपने इस प्रपोजल वाली चीज को लाजमी देखना है। अब लेस देन 5 वाली पे आपने करना है। अब 5 to 10 अगर इधर होते तो फिर आप छोड़ दें इसको। मतलब कुछ प्रोफेशनल लोग पहुंच जाते हैं उतनी देर में, तो आप इस चीज को लीव कर दें, छोड़ दें, ठीक है। अब किसी और जॉब को देख लें। दूसरा, इंटरव्यू का मतलब है कि जो प्रपोजल क्लाइंट को भेजे गए हैं
क्लाइंट उनका रिप्लाई करना शुरू कर दिया है क्लाइंट ने। फॉर एग्जांपल 5 लोगों ने अप्लाई किया और 2 लोगों को क्लाइंट ने जो है वो रिप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में कितना लिखा हुआ आएगा, 2। अगर फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने अप्लाई किया और एक को क्लाइंट ने अभी तक रिप्लाई किया, एक का प्रपोजल और पोर्टफोलियो अच्छा लगा क्लाइंट को, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंटरव्यूइंग 1, ठीक है। इनवाइट सेंड का मतलब है जब क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है, ठीक है, तो उसके सामने जो रिकमेंडेशन देता है अपवर्क कि जी ये मेरे अच्छे अच्छे डिजाइनर है, आप इनको इनवाइट अगर करना चाहे अपनी जॉब पे तो कर ले, ये अच्छे मेरी तरफ से सजेशन है आपके लिए, ठीक है। तो फिर क्लाइंट उनको इनवाइट भेजता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट ने इनवाइट नहीं भेजा किसी को भी, तो वो चीज भी जीरो है। क्यों नहीं भेजा? देखिए नया क्लाइंट है ना, उसको पता नहीं है कि ये क्या चीज है, हो सकता है पता भी हो, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि इस तरह के क्लाइंट को आप जल्दी ग्रैब कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म में भी जो बड़ा जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, एक क्लाइंट आपके पास आता है, आपको बात समझाता है A to Z और आप उसकी साइकी को भी जान लेते हैं, वो भी आपकी साइकी को जान लेता है, तो वो फिर कम प्रेफर करेगा कि दोबारा नेक्स्ट जॉब के लिए किसी और डिजाइनर के पास जाए। वो कहेगा कि जी फॉर एग्जांपल अहमद खान है या फिर बाकी हैं, ठीक है, इनके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो बजाय मैं किसी न्यू डिजाइनर को हायर करूं, मैं इसी डिजाइनर को हायर कर लेता हूं क्योंकि ये मुझे जानता है कि मुझे किस तरह का डिजाइन चाहिए, ठीक है। अब अनआंसर इनवाइट भी जीरो है, उसने इनवाइट नहीं भेजा तो अनआंसर इनवाइट भी जीरो है। यहाँ तक आई होप आपको चीज बड़ी डिटेल में जाके क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब ये भी है कि क्लाइंट ने इनवाइट भेजा और उसको उसने अनआंसर कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि सिमिलर जॉब्स ऑन अपवर्क, ये इस क्लाइंट ने नहीं दी हुई, ये आपकी नीड से रिलेटेड बाकी जॉब्स आई हुई हैं अपवर्क के ऊपर। अब आपका काम कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से सबमिट अ प्रपोजल कर देना आपने। जी कह सकते हैं आपके ट्रस्ट डेवलप करना है। देखिए एक क्लाइंट है नया, ठीक है, बिल्कुल न्यू आया है वो आपका के ऊपर, तो अगर आप पिच करके उसका जो है वो प्रोजेक्ट करके देते हैं अच्छा जिस तरह से वो चाह रहा है, तो वो नेक्स्ट टाइम आपको प्रेफर करेगा, बजाय वो किसी और डिजाइनर के पास जाए। इवन आपको वो कहेगा मुझे कोई डेवलपर ढूंढ के दें, इवन आपको वो कहेगा मुझे कोई एसईओ का बंदा ढूंढ के दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसका ट्रस्ट जो है वो विन कर लिया होगा। मैं आपको एक सेम एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फाइवर का क्लाइंट था, उसकी मैंने ब्रांडिंग की थी ना, ठीक है। ब्रांडिंग जब मैंने की तो उसने मुझे कहा कि मेरी आउटसोर्सिंग भी आप करवा के दें पाकिस्तान से। सारी बात क्या है? ट्रस्ट की। जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो आप मजीद चीजों में बहुत आगे चले जाते हैं। ये देखें, यहाँ पे आके अपनी आप स्पेशलाइज प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी स्पेशलाइज प्रोफाइल, जैसे कि आप अहमद खान पूछ रहे हैं कि सर मैं क्या वीए की रख सकता हूँ, मैंने भी तो रखी हुई है। देखें जनरल प्रोफाइल मेरी ग्राफिक डिजाइनर की है और जो मेरी दूसरी स्पेशलाइज प्रोफाइल है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, एसईओ की, ठीक है। तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप जस्ट नीड चेंज कर रहे हैं, उस पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। हाउ टू डेवलप ट्रस्ट। जी जी मुकरम, रहता है ब्रांडिंग का आपका सेशन, ठीक है। अभी तो कोर्स रहता है ना, आप लोग परेशान ना हो, मैं जो चीजें आपको कही गई हैं वो इंशाल्लाह जरूर कवर करवाई जाएंगी। अच्छा जी, असादुर रहमान कहते हैं हाउ टू डेवलप ट्रस्ट। देखो जो कम्युनिकेशन होती है ना, आपकी कम्युनिकेशन वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, वो नीट होनी चाहिए, वो नीयत साफ होनी चाहिए। सीधी सी बात है, आप किसी से भी बात करेंगे ना, अगले बंदे को पता चल जाएगा भी आप की जो आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो डेवलप हो सकता है उसके साथ या नहीं। सेम बात, बस यही है, यही बात है, ठीक है। कि आपका जो बात करने का तरीका है या फिर आपका काम करने का तरीका है,
वो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बात बताऊं ना, मेरा जो उस क्लाइंट के साथ ट्रस्ट डेवलप हुआ था, जब मैंने उसकी ब्रांडिंग करना स्टार्ट की थी ना, ठीक है, तो एक लोगो वो मुझे कहता था, मैं दो बना के दे देता था, ठीक है। अच्छा, वो मुझे कहता था कि जी मुझे एक लोगो येलो में चाहिए और उसी का एक वर्जन चाहिए ब्लू में। यकीन करिए यहाँ से ट्रस्ट डेवलप हुआ उसका, ठीक है। और मैं उसको दो की बजाय चार कलर दे देता था। करना क्या है भाई, करना तो एक क्लिक ही है ना, इलस्ट्रेटर के अंदर एक क्लिक पे कलर चेंज हो रहा है। उसका फायदा क्या हो रहा है कि आपके क्लाइंट का ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कोई आप इतनी कोई बड़ी चीज नहीं करके देते क्लाइंट को कि जो आपका ट्रस्ट डेवलप हो। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसके ब्याह पे आपका ट्रस्ट डेवलप होता है। अच्छा, जब मैंने वो काम करना स्टार्ट किया, दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात थी कि उसने मुझे कहा था कि मेरी वेबसाइट डिजाइन करके दें। ये बात थोड़ी सी नोट कीजिएगा, नेक्स्ट फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी आपको। उसने मुझे कहा मेरी वेबसाइट डेवलप करके दें। मैंने कहा ठीक है। उसके हमारा जो डील हुई हमारी, पता नहीं $2000 या $3000 की हुई थी, इनिशियल जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट था उसकी, ठीक है। उसके अंदर उसने मुझे कहा कि आप डोमेन मैं परचेज करूंगा, होस्टिंग मुझे आप परचेज करके दें। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। उसने मुझे कहा कि डोमेन मैं खुद दूंगा आपको। डोमेन क्या होता है वेबसाइट के अंदर, ये upwork.com एक डोमेन है, ठीक है। जो वेबसाइट का नाम होता है ना उसे डोमेन कहा जाता है। और जो होस्टिंग होती है, मतलब ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रही है, ये सारा डेटा रखवाया जा रहा है, ये किसी ना किसी स्टोरेज के अंदर रखवाया जा रहा है। जैसे आप अपनी स्टोरेज के अंदर, जैसे आप अपनी सिस्टम की स्टोरेज के अंदर रखवाते हैं ना, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कहीं ना कहीं तो रखवाते हैं ना, वो वर्चुअल हवा में तो नहीं ठहरता, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो होस्टिंग होती है ये भी इसी तरह से होती है। ये हमें ऐसे लग रहा है ना कि ऑनलाइन है, ये मतलब हमें लग रहा है ना कि ये वेबसाइट ऑनलाइन है, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसकी फाइल्स तो रखवाई हुई हैं किसी होस्टिंग सर्वर के ऊपर। ये बात समझ आती है? अच्छा जी। उसने मुझे कहा कि डोमेन मैं लूंगा, लेकिन होस्टिंग आप लें। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि होस्टिंग क्यों उसने कहा कि आप लें। उसने मुझे कहा कि मुझे पता नहीं है कि कौन सी कंपनी फास्ट सर्विस दे रही है। समझ आ रहा है? मैंने उसे दो तीन कंपनी सजेस्ट भी की कि भी आप नेम चीप से ले लें, नेम चीप वाले अच्छे हैं, खैर ज्यादा अच्छी भी उनकी इतनी सर्विस नहीं है। डोमेन के हवाले से उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, होस्टिंग के हवाले से कभी ना कभी उनके मसले मसाइल आते रहते हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप अपने बिहाफ पे होस्टिंग ले लें अपने पैसों से, और जब मैं आपको ड्राफ्ट भेजूंगा आप उस ड्राफ्ट से वो पैसे काट लीजिएगा। हालांकि वो थी $15 की थी जो मैंने उसके लिए होस्टिंग परचेज की थी। ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो 3-4 साल पहले की। तो होस्टिंग जो है वो आप ले लें, ठीक है। मैंने होस्टिंग परचेज उसकी परचेज कर ली, उसकी ड्राफ्ट ड्राफ्ट का मतलब है माइलस्टोन, ठीक है। मतलब माइलस्टोन समझ लें कि $2000 का एक माइलस्टोन बनाया, फिर $500 का एक माइलस्टोन बनाया, फिर वो पैसे मुझे भेज देता था ना। ड्राफ्ट ये समझ लिया आप, छोटे छोटे माइलस्टोन होते थे हमारे। अ, और वो डायरेक्ट क्लाइंट था मेरा, ठीक है। मतलब फाइबर से मिला था लेकिन फिर डायरेक्ट हो गया था। अच्छा, दूसरा दूसरा ये है कि जब मैंने उसकी होस्टिंग परचेज की, तभी से उसका जो है वो ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। फिर मैंने उसका ब्रांड डिजाइन किया, फिर उसने मुझे कहा कि मुझे आउटसोर्सिंग करवानी है पाकिस्तान से, और वो सारी आप अपने जिम्मा लें, मैं पैसे आपको दूंगा, आपने मुझे वो जो है वो ड्राफ्ट भिजवाने हैं, मुझे जो है वो प्रोडक्ट्स भिजवानी है। यहाँ से आपके रास्ते खुलते हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। यहाँ से ऐसी छोटी छोटी चीजों से आपके रास्ते खुलते हैं, क्लाइंट्स के ट्रस्ट डेवलप होते हैं। और आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग ये है कि उसको प्रोडक्ट्स चाहिए थी, उसकी आउटसोर्सिंग मेरे थ्रू हुई थी। तो ये चीज होती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं कि क्लाइंट्स का आप ट्रस्ट विन करें, ठीक है, क्लाइंट का ट्रस्ट विन करें। अच्छा, मेरे मेरे साथ कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं जो मुझे पे पहले करते हैं और काम बाद में लेते हैं, ठीक है। ये होता है ट्रस्ट का लेवल, कि पे पहले कर देते हैं वो, ठीक है, और काम वो कहते हैं चलने चलता रहेगा हमारा काम।
ठीक है, ये चीज बड़ी जरूरी है। अगर मैं इसकी प्रपोजल राइटिंग की बात करूं ना, ये चीजें आपका माइंड खोलेंगी, इसीलिए मैं प्रपोजल लिखने से पहले इतनी डिटेल में जाके आपको चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप आगे आओ, आगे बढ़ो आप इधर। मतलब ये नहीं $5 नहीं है जॉब, $5 वाली जॉब नहीं है, बड़े बड़े यहाँ पे चीजें हैं, मजीद और चीजें हैं। ठीक है सर, उस्ताद की दुआ बहुत लगती है, दुआ किया करें हमारे। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। देखिए, मेरी बातों को फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं आपका माइंड खोल रहा हूँ कि जस्ट आपने ये फ्रीलांसिंग नहीं करती रहनी, और भी बहुत कुछ है आगे चल के। ठीक है। जी जी, प्रोडक्ट्स एक्चुअली ना उनकी डील नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वो डील मैंने करवाई, मतलब प्रोडक्ट्स फिर मेरे थ्रू गई उस कंपनी की, सारी प्रोडक्ट्स, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट था मेरा, और सारी प्रोडक्ट्स उसकी जो है वो मेरी तरफ से गई। मतलब कंपनी ने मुझे दी, मैंने अपने क्लाइंट को दी, और सारी पेमेंट मेरे पास आ गई। और और मेरे साथ कुछ ऐसे भी क्लाइंट काम कर रहे हैं, यकीन करें, मैं आपको ना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक मेरे पास क्लाइंट आता है, मेरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, मुझे कहता है कि जी मुझे फलां चीज डिजाइन करवानी है। ठीक है, मैं उसे कहता हूँ इसका ना फाइनल मैं $100 लूंगा, वो कहते हैं नहीं मैं $150 दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए सारी बात पता है कहाँ आके रुक जाती है, क्वालिटी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर। मतलब मैं क्लाइंट को कह रहा हूँ मैं $100 लूंगा, क्लाइंट कहते हैं नहीं मैं $150 दूंगा। अब वो पागल तो नहीं है क्लाइंट, कि भाई एक बंदा मुझे कह रहा है जी मैं $100 चार्ज करूंगा, फिर मैं क्यों कह रहा हूँ उसको 150? देखिए, ट्रस्ट की बात है। ठीक है, एक दूसरे को वैल्यू देने की बात है। मतलब ये नहीं है कि आप ही हमेशा क्लाइंट को वैल्यू देते रहेंगे, जब क्लाइंट आपको फिर वैल्यू देंगे फिर आपको बात समझ आएगी। समझ आ रही है बात? मतलब मैं कह रहा हूँ क्लाइंट को कि मैं इस चीज का, फलां चीज का, चलो 50 लगा लेता हूँ कि भी मैं $50 चार्ज करूंगा। नहीं, क्लाइंट कह रहे हैं आप 100 ले लेना मुझसे। ये मेरा कोई नया, खैर नया क्लाइंट नहीं था, ये मेरा रेगुलर जो है वो क्लाइंट था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो मेरा वो आउटसोर्सिंग वाला क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी मेरा रेगुलर क्लाइंट था। ठीक है, और तीसरा, ये दो टिप्स आपको मैंने बता दी जब ट्रस्ट डेवलप होता है। तीसरा, मेरे पास एक और क्लाइंट है जिसका मैं अभी लोगो भी दिखाऊंगा आप लोगों को, वो भी रेगुलर क्लाइंट है, वो अपवर्क का है। ये जो मैंने पहले दो बताए ये फाइवर से हैं। ठीक है, जो तीसरा मैं आप बता रहा हूँ वो डायमंड का बिजनेस करता है, प्योर डायमंड, प्योर डायमंड। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना रिच क्लाइंट्स होते हैं जो प्योर डायमंड का बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो ऐसा क्लाइंट है जब वो मेरे पास आता है और कहता है जी मुझे फलां चीज करवानी है, मैं कहता हूँ जी $1500, $2000, उसकी तरफ से आगे कोई बात नहीं आती फिर। ठीक है, वो कहते हैं ओके, और काम आप स्टार्ट कर दें, ऑर्डर प्लेस करते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, मतलब ऐसे क्लाइंट्स भी पड़े हैं। ये शुरू के अंदर ऐसा होता है, आप लोग शुरू में ही आके कह रहे हैं कि सर हमें तो ऑर्डर नहीं मिलते, हम जो है वो स्किप कर देंगे, हमें तो फलां चीज में मसला आ रहा है। देखिए, मसला आप तब आ रहा है ना कि आप ट्राई कर रहे हैं फिर मसले आ रहे हैं, आप ट्राई ना करें मसले भी नहीं आएंगे। कितनी ज्यादा बात है। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं तो मसले आ रहे हैं ना, तो आने दे, मसले आने दे। ठीक है, मसले आने दें, उनको सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ते जाए। चलें जी, अब वापस आ जाते हैं। देखें, जब भी प्रपोजल राइटिंग आप स्टार्ट करें, आप करें हाय से या फिर हेलो से। ठीक है, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी क्लाइंट को बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपने ऐसे नहीं कहना कि हाय सर, आई एम सो प्लीज्ड टू सी यू हेयर, मतलब मक्खन नहीं लगाना, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी बात करनी है, प्रोफेशनल चलना है, फुल प्रोफेशनल चलना है। अगर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में थोड़ा सा काम करना चाह रहे हैं और यहाँ पे कुछ गेट करना चाह रहे हैं, तो प्रोफेशनल चलना है। तो प्रोफेशनल क्या है? अब देखिए, ये क्लाइंट है नया, ये नया क्लाइंट है ना, तो इसका नाम तो नहीं है कहीं भी, तो हम क्या करेंगे, इसको हेलो और प्रोफेशनल ग्रीटिंग्स के साथ चलना है, हेलो गुड डे। ठीक है, इतना इनफ है। आई हैव गॉन थ्रू
जो जॉब पोस्ट, ये जो क्लाइंट आके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालता है, ये जॉब पोस्ट होती है, ठीक है। मतलब क्लाइंट ने जॉब ही पोस्ट की है ना, तो आप कहेंगे कि आई हैव गॉन थ्रू योर जॉब पोस्ट एंड आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ डिजाइनर। ये तो बात साफ यहाँ से बात क्लियर हो गई कि क्लाइंट ने ऊपर खुद ही कहा है कि आई एम लुकिंग फॉर अ लोगो डिजाइनर और सोशल मीडिया किट डिजाइनर, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ डिजाइनर, ठीक है, या ग्राफिक डिजाइनर। हु कैन डिजाइन a logo and social media kit for your फैशन। देखें, जो मेन कीवर्ड हो उसको आपने डबल कोटेशन के अंदर रखना है ताकि क्लाइंट की नजर जाए वहां पे। ये वही सेम चीज है कि आप जब सेल देखते हैं, बाहर जाएं आप लोग, सेल देखते हैं, ठीक है। जब आप लोग सेल, कोई किसी भी ब्रांड की जब सेल लगी होती है तो जो सेल का वर्ड होता है या ऑफ का वर्ड होता है वो प्रोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनको वो चीज जो है वो ज्यादा फोकस करवाना चाह रहे हैं, प्रोमिनेंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और देखा है आपने 20% बिल्कुल छोटा सा लिखा होता है, किसी ने ये नोट किया है? जरा जल्दी से बताएं। ये डिजाइनर का काम होता है, ये कंपनी वालों को नहीं पता होता, ये डिजाइनर का काम होता है। ये सेल मार्केटिंग वाले भी बता देते हैं, उनको भी ज्यादा पता होता है इस चीज का कि भाई आप सेल के वर्ड को बड़ा बड़ा लिख लें और 20% को छोटा लिख लें। चलो भाई, सेल के वर्ड को देख के कोई ना कोई कस्टमर आए तो सही हमारे पास, ठीक है। तो आपने भी वही काम करना है। जी बिल्कुल, अट्रैक्ट करवाता है ना सेल, हर किसी को अच्छी लगती है, किसको नहीं अच्छी लगती। इवन के ये जो गोरे होते हैं ना, इनको भी बड़ी अच्छी लगती है कि जी हमें अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। या फिर आप अपनी गिग में भी ऑफर कर सकते हैं, गिग की डिस्क्रिप्शन में जाके आप कह सकते हैं डिस्काउंट ऑन बल्क ऑर्डर्स, कि अगर आपका काम ज्यादा है ना तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। और उसके नीचे अप टू भी लिखा होता है छोटा सा। जी, अप टू का मतलब है उतने तक। फ्लैट सेल का मतलब होता है बिल्कुल फ्लैट इंटायर स्टॉक के ऊपर। अच्छा, फिर आजकल वो एक नई टेक्निक भी आई है ना कि जब सेल का बैनर पढ़ के आप जाते हैं ना उधर, तो फिर वहां पे होता है कि जी ये तो इंटायर स्टॉक पे तो नहीं है हमारा, ये तो जो हमने सेल लगाई है ना वो है ये छोटा सा पीस है, इसके ऊपर हमारी सेल है और बाकी जो प्राइसेस हैं वो ओरिजिनल है हमारी, ठीक है। ये देखें, ये एक सेल पिच कहलाती है। अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो ये एक सेल पिच है। मतलब क्लाइंट को, वही बात है कि कस्टमर को घेरने वाली बात है। कस्टमर जब आ जाता है शॉप के अंदर तो वो कुछ ना कुछ तो चलो लेके चला ही जाता है ना। अगर वो विंडो शॉपिंग नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ तो वो लेके चला जाएगा ना, ठीक है। तो मेन चीज ये डिजाइनर का काम होता है। जी बिल्कुल, अप टू इसीलिए जो है वो छोटा लिखा होता है कि पीपल या फिर जो वो लोग हैं वो आ तो जाए ना हमारे पास, ठीक है। अप टू का मतलब होता है कि लेट्स सपोज अप टू 50% लिखा हुआ है, ठीक है। उसका मतलब है 20% भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। और आपने हमेशा देखा होगा अप टू 80% भी लिखी होती है। और वो 80% के लिए के अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। लेकिन जो फ्लैट होती है, फ्लैट सेल, फ्लैट का मतलब होता है इंटायर स्टॉक पे, मतलब टोटल 50% स्टॉक के ऊपर जो है वो सेल आई है। मतलब उसका मतलब ये नहीं होता कि जी 40 भी हो सकती है, 30 भी नहीं, उसका वो अप टू में आ जाती है फिर। मैरीन बतूल कहती हैं, अप टू के चक्कर में आई बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव पेयर ऑफ शू। देखें आप डिजाइनर, देखें यही तो काम है ना डिजाइनर्स का, यही तो काम है सेल एंड मार्केटिंग वालों का। ये अगर डिजाइनर को ना पता हो ना ये चीजें, ये सेल एंड मार्केटिंग वाले फिर उनको गाइड करते हैं कि भाई आप डिजाइनर हो, आप डिजाइन तो कर लोगे ना, लेकिन डिजाइन करना कैसे है वो हम आपको बताते हैं। सेल लिखो बड़ा बड़ा, अप टू लिखो छोटा छोटा, ठीक है।
और अप टू के चक्करों में उन्होंने बहुत सारी अंदर स्कीम डाली होती हैं, वो सेल एंड मार्केटिंग में आ जाती हैं। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है। उसकी रीजन क्या है? उसका ये है कि एक शू की प्राइस है 1000 रुपए, या चलो लेट्स सपोज हम कहते हैं 4000 है, ठीक है। एक शू की प्राइस है 4000, ठीक है। अब उसके ऊपर जो उन्होंने सेल लगा दिया ना, वो है 50%, ठीक है। और उसकी प्राइस अब रखवा दी है 8000। अब 50% के बाद भी वो कितने का मिल रहा है? जैसे कि महरीन को मिला है, महरीन खुद बता रही है। महरीन को अगर फॉर एग्जांपल, या आप जैसे इनको महंगा मिला है, या लेट्स सपोज आपकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 4000 थी, उसको 50% का करके प्राइस उसकी लगा दी टैग 8000 वाली। ये बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। और अब वो कितने का हो गया? अब वो हो गया 4000 का, लेकिन असल में भी वो 4000 का था। ये बात समझ आती है किसी को? कभी सोचा है किसी ने ऐसा? जी मुकरम, बिल्कुल ये सेम बात मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है प्रोमिनेंट करना, कि आप क्लाइंट को क्या प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं। हम प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, हम उसे कहना चाह रहे हैं। मेरिन कहती है सर बिल्कुल ऐसे ही है, स्निकर थे 4000 में ही एंड उस पे 3600 तक सेल थी। सलमान सलीम कहते हैं बहुत एक्सपीरियंस है सेल एंड मार्केटिंग का। जी बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। और आज कल जो है वो बहुत सारे ऑनलाइन ब्रांड्स कर रहे हैं, ऑनलाइन ब्रांड्स। वो कहते हैं जी आपकी फलां प्रोडक्ट है ना, और सारे भी ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है, सारे भी ऐसे नहीं है। मैं मतलब एक ट्रिक जो लोग यूज कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। कि वो कहते हैं जी आप ये फॉर एग्जांपल शू है, ठीक है, या कोई और प्रोडक्ट है, कोई शर्ट है, मेन शर्ट है, ठीक है, उस पे 50% की सेल है। उसकी प्राइस को डबल करके वो एक्चुअली असल में अपना प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, और जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो भी उनको मिल जाती है। कस्टमर बड़े हैप्पी हो जाते हैं, वाह जी वाह, हमने जो है वो 50% वाली सेल वाली चीज ले ली, इतनी अच्छी मिल गई हमें तो। लेकिन एक्चुअल में वो उसी की ही असल प्राइस आपने पे की होती है। अच्छा चलें आगे चलते हैं, ठीक है। ये इन डेप्थ मुझे ये लग रहा था कि आपको मैंने प्रपोजल राइटिंग ना बहुत बार पढ़ा दी है, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। लेकिन स्टिल अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज हैं, इसीलिए मैं आज इस पे इतनी ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। और ये बहुत फायदा देगी, आपको बहुत फायदा देगी इंशाल्लाह। मतलब कहने का ये है कि कंफ्यूज ना रहें अब आप लोग, ठीक है। एक कंफ्यूजन छोड़ दें आप सब अपनी, ठीक है। और चीजों को, छोटी छोटी चीजें उन पे फोकस करें तो आप आगे जल्दी बढ़ पाएंगे। अच्छा जी, क्लाइंट को किसके किसके लिए चाहिए था? लोगो एंड सोशल मीडिया गेट फॉर योर फैशन, ठीक है, एंड ज्वेलरी। जी आपने डबल कोटेशन में डाल के ब्रांड कर देना है इसको, ठीक है। अच्छा, ब्रांड का वर्ड क्लाइंट ने लिखा है बिजनेस, क्लाइंट ने कहा है बिजनेस, तो आप भी वही लिखें। मैं हमेशा कहता हूं कि आपके क्लाइंट के जॉब पोस्ट के अंदर आपका प्रपोजल होता है, उधर से ही निकाल के आपने कैची लाइंस लिखनी होती हैं, और आप जॉब भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मैंने ये प्रपोजल राइटिंग के बिहाफ पे ना बहुत सारे इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, और वो टिप भी देते थे, बड़ी अच्छी अच्छी टिप भी वो लीव कर देते थे। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बड़ी अमेजिंग चीज है। अगर आपको प्रपोजल राइटिंग आ जाती है ना, तो आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल यही कुछ मैं आपको कहता हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि सर हम तो रोज बिडिंग कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। आप वेरिएशंस करें, ठीक है। आप, मैंने आपको कहा था कि मैंने एक बीजी रिमूव करके दिया था। ये उसी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि उसकी आउटसोर्सिंग मैंने की थी, उसकी जो है वो ब्रांडिंग भी फिर मैंने की थी, जिसकी मैंने होस्टिंग परचेज की थी। उसने जॉब पोस्ट, वो मुझे मिला कैसे कैसे था क्लाइंट, उसने जॉब पोस्ट की थी मुझे बीजी जो रिमूव करवाना है लोगों का। मैंने कहा था आई कैन डू दिस इजिली, या फिर पता लिखा था वेरी इजिली अहमद, और एंड पे अपना शॉर्ट नेम लिख दिया था। उसने मुझे जॉब अवार्ड कर दी, और उसके बाद बड़े अच्छे खासे पैसे जो है वो मैंने उससे बनाए एक ही क्लाइंट से।
सलमान सलीम कहते हैं सर मैंने रिसेंटली अभी एक क्लाइंट को फूड पॉइंट का सॉफ्टवेयर बना के दिया, उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि मैं डिस्काउंट दूं तो उसकी अमाउंट शो ना हो, और उसमें मैं सर्विस चार्जेस डालूं तो नीचे लिखा ना आए कि सर्विस चार्जेस इंक्लूड, वो 10% डिस्काउंट दे के 50 रुपी सर्विस चार्जेस डाल देता है हिसाब बराबर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सलमान सलीम वही सेम चीज है कि वो वही टेक्निक जो है वो यूज कर रहा है कि जी अपने पैसे भी वो लगा लेते हैं और सर्विस भी दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, या फिर उसके जो फूड पॉइंट पे आते हैं सेलर्स। बहुत सारे लोग इवन की ये चीज कर रहे हैं, और चीज स्टिल बिक जाती है। ठीक है, स्टिल बड़ी आसानी से चीज सेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सेल का माइंड में आया हुआ है ना जी, वाह सेल लगी है, ठीक है, तो उससे ही बस बात खत्म हो जाती है और जो है वो चीज परचेज हो जाती है। अच्छा जी, वापस आ जाए। अब क्लाइंट ने इतना कहा हुआ है कि मुझे क्या चाहिए कि मैं ग्राफिक डिजाइनर को ढूंढ रहा हूँ जो कि जिसको सोशल, एक तो लोगो चाहिए, लोगो का आप ये कैपिटल कर दें, लोगो एंड सोशल मीडिया की किट चाहिए। ठीक है, और इसको भी अगर आप प्रोमिनेंट कर दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, किट फॉर योर फैशन एंड ज्वेलरी बिजनेस, यहाँ तक बात खत्म हो गई। ठीक है, अब दोबारा एक दफा रीड कर लें आप। ग्राफिक डिजाइन रिक्वायर्ड फॉर लोगो एंड सोशल मीडिया किट फॉर अ यूनिक फैशन एंड ज्वेलरी बिजनेस। आप ये यूनिक का भी वर्ड आप यूज कर सकते थे, हु कैन डिजाइन अ यूनिक, ठीक है, ज्वेलरी बिजनेस। ठीक है, तो यूनिक का ये कीवर्ड आप अगर इधर ना भी लगाना चाहें तो आप आगे जाके के पिच कर सकते हैं कि मैं आपको एक यूनिक लोगो बना के दूंगा। ठीक है, या फिर आपकी जो यूनिक फैशन ज्वेलरी बिजनेस है उसके लिए एक अच्छा यूनिक लोगो बना के दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। आप अपना प्रपोजल, अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप अपना प्रपोजल ऐसे भी कर सकते हैं कि आई विल बी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल फाइल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग, कौन कौन से जी? सोर्स फाइल, सबसे पहले तो उसे आप बताएं जी सोर्स फाइल दूंगा, वेक्टर फाइल दूंगा। फिर आप क्लाइंट को बाद में कह सकते हैं जी सोर्स फाइल वेक्टर फाइल एक ही फाइल होती है, ठीक है, ईपीएस की फाइल दूंगा। देन आप कहें पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ। ठीक है, इससे पहले आप ये भी कह सकते हैं आई विल बी डिजाइनिंग अ मॉडर्न लोगो फॉर यूर यूनिक बिजनेस। ठीक है, ये यूनिक का वर्ड हमने ऊपर नहीं यूज किया तो फिर हम उसको नीचे लेके आके पिच कर रहे हैं कि भाई मैं आपके लिए एक मॉडर्न लोगो बना के दूंगा आपके यूनिक बिजनेस के लिए। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद ऑल फाइल फॉर्मेट, ये मैंने आपको कहा था कि एक्सटेंशन कर लें ग्रामरली की, वो आपको ये सजेशन देती रहती है। आप अपना जल्दी जल्दी प्रपोजल लिख लिया करें, एंड पे एक ही दफा पे ये करेक्शन कर लिया करें। अब देखें, क्या इस जॉब पोस्ट के अंदर मुझे ये बताएं कि क्लाइंट ने क्या कहा था कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको, 2 साल का कहा था या 1 साल का? जल्दी जल्दी बताएं। जब क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की थी, अभी ऊपर हमने पढ़ा है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए?
अच्छा एक नहीं चाहिए, नहीं नहीं था, इंटरमीडिएट था। जी बिल्कुल नहीं कहा ना। तो आपको जब क्लाइंट मतलब नहीं कह रहा ऊपर कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर आप ना लिखें नीचे आके कि भाई मैं इतने सालों से मतलब ये चीजें डिजाइन। देखिए जब आप लिखेंगे तो वो कहेगा ये तो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, तो इनसे क्यों ना मैं इनका पोर्टफोलियो मांगू, ताकि मुझे पता हो कि ये किस तरह का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आप ये चीज फिर ना लिखें कि जी मैं ये चीज करके दूं। क्लाइंट आपको आपकी बात इधर से समझ जाएगा कि भाई ये मॉडर्न लोगो मुझे बना के देंगे, इट मींस ये एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर हैं और बना सकते हैं। नीचे जाके आप कहें आई एम अ प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर एंड वुड लव टू वर्क फॉर योर बिजनेस। ठीक है। अच्छा जी, आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग बिजनेस विद यू। ठीक है, वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। और एंड में अपना शॉर्ट नेम देना है इतना। ठीक है। अच्छा जी, अब क्लाइंट क्या करता है, ये तो एक छोटी जॉब पोस्ट थी ना। ठीक है, क्लाइंट जो बड़ी जॉब पोस्ट करते हैं ना, जिसके अंदर डिटेल बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपने क्या करना है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और क्लाइंट कहीं ना कोई स्पेसिफिक वर्ड लिख देता है, जैसे एलिफेंट है। ठीक है, क्लाइंट कहता है ये एलिफेंट वाला वर्ड ना या दरमियान में रख देता है या एंड पे जाके। वो क्यों रखवाता है, क्योंकि आपने क्या उसका जॉब पोस्ट पूरा पढ़ा भी है, या वैसे ही आप जल्दी जल्दी उसका ऊपर हेडिंग देख के अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्रपोजल पूरा पढ़ लिया करें, और उसके अंदर जो भी कोई स्पेसिफिक वर्ड क्लाइंट आपको कह रहा हो, कभी कभी वो कह देता है जी बर्ड, कभी कभी अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं एलिफेंट, कभी कभी कोई स्पेसिफिक वर्ड जैसे कि ब्लैक है, क्लाइंट कहते हैं आप अपना प्रपोजल इस वर्ड से स्टार्ट करें। क्लियर है ना ये बात। वो अभी तो खैर शॉर्ट जॉब पोस्ट थी और ये नया क्लाइंट है ना, इनको इतना नहीं पता होता। तो जब कोई पुराना क्लाइंट आके यहाँ पे जॉब पोस्ट करता है, तो फिर वो ये चीजें लिखते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, अगर आपको क्लाइंट का नाम पता चल जाता है किसी तरीके से, जो कि ये नया क्लाइंट है इसका तो नहीं है, लेकिन जो पुराने क्लाइंट होते हैं ना, उनके रिव्यूज के नीचे मैंने आपको दिखाया था कि क्लाइंट्स ने क्लाइंट्स ने ये जो सेलर्स होते हैं, जब वो जॉब कंप्लीट करते हैं किसी क्लाइंट के साथ ना, तो वो उसका नाम लिख देते हैं। तो वो एक बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच होती है कि आप को क्लाइंट का नाम मिल जाता है, जैसे कि हेलो लेट्स सपोज जेसन या कुछ भी, हेलो रॉब। तो आपके क्लाइंट का जो भी नाम हो वो लिख दें आप। लेकिन स्टिल आप इस वक्त तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास वो नहीं है नाम। दूसरा दूसरा मैंने कहा था कि आप इस जगह पे आके कह दें कि दिस इज माई ऑनलाइन पोर्टफोलियो ऑन बिहेंस। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, बिहेंस लिंक दे देंगे। ये कब करेंगे आप, जब आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो हो। देखिए मेरी बात सुने, पोर्टफोलियो अच्छा हो कम हो चल जाएगा, याद रखना ये बात। ठीक है, पोर्टफोलियो आपका अच्छा हो क्रिएटिव हो लेकिन कम हो, काम आपका चल जाएगा। लेकिन पोर्टफोलियो ज्यादा है अच्छा नहीं है, वो मतलब सारी बात ही वहीं खत्म हो जाएगी, क्लाइंट आपको रिप्लाई ही नहीं करेगा फिर अगेन। समझ आती है ये बात, जरा जल्दी जल्दी बताएं, ये पॉइंट्स काइंडली नोट करें। जी जी, कोड वर्ड कह लें महरीन बतूल कि ये बहुत सारे क्लाइंट्स आके अपवर्क पे भी करते हैं और आप फाइवर पे भी करते हैं। सकलैन अब कहते हैं सर ये फाइल फॉर्मेट्स सब जो पोस्ट में मेंशन करें, सब में कर दें, अगर सब में नहीं चल रहा काम तो फिर किसी में वेरिएशन कर लें, किसी में पोर्टफोलियो ना दें। अब वेरिएशंस कैसे करनी है, देखें वेरिएशंस कैसे करनी है। ये गुड डे ना लिखें, आप किसी को कह दें आई होप यू विल बी फाइन।
ठीक है, ये अगर आपको ये भी चीजें पिच नहीं करें तो आप हेलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, ऐसे कर लें आप, हेलो दिस इज माय ऑनलाइन पोर्टफोलियो ऑन बिहेंस। अगर आपके पास वही बात आ जाती है, अगर पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है तो इस लाइन को काट दें, आप इधर से शुरू कर लें। आप कहें कि हेलो आई हैव गॉन थ्रू, अच्छा एक तो होता है आई हैव गॉन थ्रू, फिर आप ये भी कह सकते हैं आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट वेरी केयरफुली। ठीक है, आप ये मैं दोनों आपके लिए ना करके अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स बना देता हूँ। आई हैव रेड योर जॉब पोस्ट वेरी केयरफुली। ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा, नीचे सेम वही के एंड आई नो दैट यू आर लुकिंग फॉर अ, बाकी सेम चीजें, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके ओके ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे बताएं, ये इतना था पोर्टफोलियो आपका, ये जो कवर लेटर है इस तरह से लिखा जाता है। अब आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। आप आज कह रहे थे कि सर हमें डिफरेंट जॉब्स के लिए फिर मसला होता है कि हम हर डिफरेंट जॉब के लिए कैसे पिच करें। देखें ना, आप इधर से कीवर्ड निकाल लिया करें। ये कीवर्ड थे ना हमारे लिए कि सोशल मीडिया की किट चाहिए थी और लोगो। हाँ देखें, यहाँ पे आप ना थोड़ा सा सोशल मीडिया की किट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अभी होती क्या है, सोशल मीडिया की किट जो होती है ना वो उसमें फेसबुक का कवर हो गया, इंस्टाग्राम का कवर हो गया, वेब बैनर हो गया, अगर क्लाइंट को चाहिए नहीं चाहिए तो उसको छोड़ दें। सोशल मीडिया की अगर बात कर लें, ट्विटर का कवर हो गया। इनकी थोड़ी सी पोस्ट भी करवा सकता है क्लाइंट डिजाइन आपसे कि मुझे पोस्ट करनी है अपनी स्पॉन्सर पोस्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी, तो वो भी डिजाइन करवाते हैं क्लाइंट। तो सोशल मीडिया किट के अंदर आप कहेंगे कि आई विल provide you complete social media kit for your business according to your need। हम क्यों लिख रहे हैं according to your need, क्योंकि हो सकता है ना कि क्लाइंट इंस्टाग्राम पे ना कर रहा हो, अपने बिजनेस को प्रमोट फेसबुक पे कर रहा हो या ट्विटर वगैरह पे कर रहा हो। ठीक है, तो आपको ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं? किसी का क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं। ओके ओके ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी जी, बिल्कुल। और देखिए मेरी बात सुने, प्रपोजल राइटिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके लिख रहे हैं ना आप, तो आपने क्लाइंट को उसके प्रॉब्लम का सलूशन बताना है, तभी वो आपको कंसीडर करेगा। बात ये समझ जाएं आप सब कि आप अगर क्लाइंट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं उसे कि भाई ये काम मैं कर सकता हूँ, और इस तरीके से पिच करना है आपने कि क्लाइंट को लगे कि ये वाला काम ये बंदा कर सकता है। ठीक है, तो आपको ही वो प्रेफर करेगा। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको देख लूं, ये लाइन आप काट रहे हैं हम, ठीक है, ये आपकी मैंने उसके लिए बताई थी कि जी आई हैव गॉन थ्रू योर जॉब पोस्ट, एक दफा पढ़ भी लिया करें, ठीक है।
and know that you are looking for a graphic designer who can design a logo and social media kit for your fashion and jewelry business. Social media kit क्या होगी जी? I will provide you complete social media kit for your business according to your need. I will be designing a modern logo for your unique business and modern social media kit. ठीक है. I will be providing you with all the file formats including source file, vector file, EPS, PNG, JPG, PDF. I am a professional logo designer and would love to work for you for your business. ठीक है. ये जो बात वाली बातें हैं एंड पे वो थोड़ी सी अलग कर दें आप स्पेस दे के. आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ बिजनेस विद यू, वेटिंग फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स. और एंड में हमारा नेम आ गया. इसको आपने क्या करना है? सेंड कर देना है. प्राइस कोड आप देख लें, अभी मेरे ख्याल से $6 थी इधर. ठीक है. $5, $4, $4, $6, $8 तक आप बिड कर दिया करें. अभी मैंने ये 6 पे किया है. ठीक है. ये हो गया सबमिट. अब मेरा तो इस पे एक को नेट लगा है, आपको हो सकता है 2 लग जाए या 4 लग जाए. ये देखें, योर प्रपोजल वाज सबमिटेड, कि आपका प्रपोजल जो आपने भेजा है वो सबमिट हो गया है. ये देखिए, आप अपना इस प्रपोजल को विथड्रॉ भी करवा सकते हैं, चेंज अपनी टर्म्स को चेंज भी कर सकते हैं. इवन के आप बिड करने के बाद भी चेंज कर दें अपनी टर्म्स को. आप कहें जी हम $10 रखेंगे, फिर सबमिट करवा दें आप. ठीक है. ये देखिए, प्राइस कोड चेंज हो गया, ये सेव भी हो गया. सेव होने के बाद योर प्रपोजल टर्म ऑफ दिस प्रपोजल चेंज. ठीक है. आपने $10 कर दिया. और ये कोशिश किया करें कि ये ना किया करें, एक ही जॉब पोस्ट के साथ जो भी आप करें ना प्राइस कोड वही सेम रहने दे. अच्छा जी. कवर लेटर आप देख सकते हैं, ये चेंज नहीं हो सकता कवर लेटर. ये आपने जो एक दफ़ा लिख दिया वो लिख दिया. मेरे एक नेट खत्म हो गया सर, अब नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना, अब एक दफ़ा मिलते हैं बस. आपको जो कनेक्ट्स हैं वो अब एक दफ़ा मिलते हैं, शुरू में जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव होती है. ठीक है. तो आप अब लेंगे उनको, खुद ही परचेज करेंगे. अच्छा जी. दूसरा है, सबसे पहले आपने कहा जी मुझे कि सर हमें फोटोशॉप की लेयर्स में मसला है. चले लेयर्स को पढ़ लेते हैं. कंट्रोल एन करें और 1280x720 पे मैं इधर आके देखें, जैसे ही मैं पहला कैनवास बनाता हूँ सबसे पहले एक बैकग्राउंड की लेयर आती है. बैकग्राउंड लेयर आ गई. जब बैकग्राउंड लेयर आ जाती है तो इट मींस कि ये हमारी फर्स्ट लेयर है, बैकग्राउंड लेयर है. ठीक है. अच्छा जी. आपने अगर एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे? ये देखें, डिलीट बटन के साथ एक छोटा सा बटन लगा हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर का, इस पर क्लिक करें, लेयर 1 बन जाती है. ठीक है. अब आप टाइप टूल के ऊपर जाएं, ये टी वाले टाइप टूल के ऊपर जाएं, इस पे टूल बार के अंदर. मैं गाइड्स भी ओपन कर देता हूँ यहाँ से. ये देखें, एक दफा आगे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा, आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा. जैसे ही वो ब्लिंक करना शुरू करेगा आप क्या करेंगे? आप इसके ऊपर टाइप करेंगे. लेट्स सपोज हम करते हैं NFTP और इसको उठा के ऊपर ले जाएं आप. इसको अगर आपने करना है रीसाइज वगैरह तो आप कंट्रोल टी से करेंगे. इलस्ट्रेटर की तरह नहीं है कि आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और ये रीसाइज होना शुरू हो जाएगा. आप कंट्रोल टी करेंगे फॉर ट्रांसफॉर्म, छोटा बड़ा करने के लिए, रीसाइज करने के लिए. कर दिया NFTP को रीसाइज. ठीक है. अब इसी के साथ हम एक और लेयर बनाते हैं और इसके ऊपर हम दोबारा टाइप टूल लेके करते हैं क्रिएटिव 1, इसको रख दें. ठीक है. दोबारा इसको उठाएं और इसको आप एडिट करके तो लिखें बैच 1. बैच 1 लिख दिया आपने. बैच 1 लिखने के बाद अब मैं ये चाह रहा हूं कि एक और लेयर बन जाए. ठीक है, बन गई. अब आप क्या करें, इसकी एक और कॉपी बना लें, ये इसकी बैच 1 की. इसको हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइन. ग्राफिक डिजाइन. ठीक है. ये लेयर हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमने उस पर कुछ नहीं लिखा था, तो मैंने उसको बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट कर लिया है. ठीक है. अच्छा जी. अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे NFTP
और ग्राफिक, ये सबसे पहले तो आप सब ये समझ लें कि जो लेयर सिलेक्ट होगी उधर से वही ऑब्जेक्ट उस लेयर पे जो चीज होगी वही मूव करेगा। इस बैच 1 पे क्या लिखा हुआ है, बैच 1। तो अब जब मैं कैनवस पे आके मूव करवाऊंगा इस मूव टूल के साथ, आपने जो भी चीज मूव करवानी है, ठीक है, तो बैच 1 की लेयर के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करेंगे। ये देखें, पहले तो सबसे बेसिक सीखे ना, आपके बेसिक एक्चुअली क्या कैसे चीजें वर्क करती हैं, फिर आपकी कंफ्यूजन जो आप कह रहे हैं ना कि कंफ्यूजन है वो दूर होगी। दूसरा, अगर मुझे ग्राफिक डिजाइन को मूव करना है तो फिर मुझे वो लेयर भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी सबसे पहले। अब देखें ग्राफिक डिजाइन मूव कर रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ग्राफिक डिजाइन और एनएफटीपी दोनों इकट्ठे मूव करें। तो मैं कंट्रोल प्रेस करके, ये नीचे देखें कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है इधर, एनएफटीपी को क्लिक करूंगा तो 2 लेयर्स ये सिलेक्ट कर देगा। मतलब कि ज्यादा लेयर्स को अगर आपने सिलेक्ट करना है रैंडमली अगर करना है तो आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे। अब कौन कौन सी लेयर सिलेक्ट है, ग्राफिक डिजाइन और एनएफटीपी। जब मैं मूव टूल पे आके मूव करवाऊंगा तो ये दोनों मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि लेयर के अंदर अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास ग्राफिक डिजाइन और एनएफटीपी ही सिलेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि लीनियर वे में मैं सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूं, सारी को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। ये देखें कंट्रोल प्रेस्ड है और बैच 1 को सिलेक्ट किया, क्रिएटिव 1 को किया, एनएफटीपी को किया। अब सारी चीजें मूव करेंगी। लेकिन इधर आके मैंने अपना काम बढ़ा लिया। वो कैसे कि मैंने अलग अलग सब लेयर्स को सिलेक्ट किया। नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था कि मैं एक लेयर को सिलेक्ट करूं और शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं लास्ट लेयर पे जाके सिलेक्ट कर दूं, क्लिक कर दूं, तो देखें सारी लेयर सिलेक्ट हो गई है। तो ये ज्यादा अच्छा कन्वीनियंट वे नहीं है कि आप ज्यादा लेयर्स को अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ कर लें। ये देखें वही सेम काम कर रहे हैं। कंट्रोल के साथ आपने क्या किया, आपने 4 क्लिक किए, 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर आप शिफ्ट दबाएं तो 2 क्लिक करें और अपना जो चीज आपको सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करें। अब लेट्स सपोज आपको इसी में से कोई चीज डी सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल के साथ कीजिएगा। ये देखें अब कौन कौन सी चीजें मूव करेंगी, मुझे जरा जल्दी जल्दी बताएं। अच्छा, सरदार अली खान कहते हैं किसी और के कार्ड से हम कनेक्ट ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कैन यू यूज मिजान बैंक कार्ड फॉर अपवर्क मेंबरशिप परचेज, हाउ डू यू परचेज अपवर्क मेंबरशिप। मैं एचबीएल यूज करता हूँ और उसी से ही मैं परचेज करता हूँ, ठीक है। आप मिजान यूज कर सकते हैं। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें कि यहाँ पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, जरा जल्दी से बताएं। जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे वो भी अपना ओपिनियन दें कि कौन कौन सी चीजें यहाँ मूव करेंगी जब मैं मूव टूल के साथ इसको मूव करवाऊं। अच्छा, आप सब कह रहे हैं बैच 1 के अलावा, तो मसला फिर कहाँ है? आप मतलब आपको चीजें पता तो हैं, जिनको नहीं समझ आ रही तो आप देखें जो चीज डी सिलेक्ट है वो मूव ही नहीं करेगी। देखें बैच 1 नहीं सिलेक्ट है ना इधर, तो बैच 1 इधर ठहरा हुआ है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई अब आपको। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हैं कि इनको कैसे करेंगे अलाइन। अलाइन का सेम तरीका है, आप लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और जिन लेयर्स को आप अलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऊपर से जाके ये देखें अलाइनमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इनमें से इनको जाके अलाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं जी एनएफटीपी और क्रिएटिव 1 को हम करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से देखें ये अलाइन हो गया। ठीक है, अब अलाइन भी देख लिया आपने, ये सेम वही तरीका है जो आप इलस्ट्रेटर में पढ़ते हैं। जी जी, मिजान बैंक चल जाता है सादुर रहमान। अच्छा, मुझे ना अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लें, जो क्यू एन ए हम करेंगे ना आखिर में, तो थोड़ा सा हम ये करेंगे कि उसके ऊपर हम आपके ये जो अपवर्क से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट की थी, ये एक ग्रुप में आ जाए और मुझे बार बार इनको कंफ्यूजन ना हो, मुझे इनको एडिट वगैरह करने में, हाइड करने में। लेकिन आप इससे पहले अगर ये ग्राफिक डिजाइन को हाइड करना चाहें तो ये आई का बटन लगा, इस पर क्लिक करें, ये हाइड हो जाएगा। डिलीट नहीं, हाइड। बैच 1 को भी अगर आप हाइड करना चाहें, ठीक है, ये देखें अनहाइड करेंगे तो दोबारा क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप ग्राफिक डिजाइन से एनएफटीपी तक
शिफ्ट के साथ सिलेक्शन बना लें अपनी, तो कंट्रोल जी प्रेस करके आप एक ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप का क्या फायदा होगा, आप एक बार इसको हाइड करेंगे और अनहाइड करेंगे, अगर आपने इसको चेंज करना है तो ये जो एरो बटन लगा है इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर सब लेयर्स जो होंगी वो सारी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप के बाद हम ये करते हैं, अब इस ग्रुप को हाइड कर रहे हैं और लेयर 1 जो हमने नई क्रिएट की है ग्रुप के बाहर है वो, ठीक है, ये ग्रुप के बाहर है। हम क्या कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम एक इलिप्स बना रहे हैं। ये बन गई इलिप्स। इसका, इस इलिप्स का इधर से कलर चेंज कर सकते हैं हम, रेड कर दिया, इसको कर दें बंद, ये डबल एरो पे क्लिक करके, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेयर चाहिए, और हम एक और इलिप्स बनाते हैं। कौन से रंग की है जी, ब्लैक कलर की। ठीक है, अब इस ब्लैक कलर को उठा के मैं रखवा रहा हूं इसी के अंदर, रख दिया। मैं ये चाह रहा हूं कि ये ब्लैक रेड के पीछे चला जाए, तो आप सिंपली लेयर को ऊपर ले आए ना, लेयर के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो इलिप्स 1 है जिसका थंबनेल भी रेड आपको दिखाई दे रहा है ना इधर, इसको उठाएं ऐसे लेफ्ट क्लिक करके और इलिप्स 2 के ऊपर ले आए। तो क्या अब इलिप्स 2 खत्म हो गया, डिलीट हो गया? नहीं, देखें अगर आप हाइड करके चेक कर लिया करें तो वो अवेलेबल है, लेकिन आप जस्ट क्या करना चाह रहे थे, उसको ऊपर लेके आना चाह रहे थे। क्लियर हुआ ये? अच्छा, गुलजार हबीब कहते हैं हाउ टू चेंज कलर, किसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं आप गुलजार हबीब? अच्छा, ये जापान का बन गया है, सही है। गुलजार हबीब जल्दी जल्दी बताएं कि आप किस चीज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, फिर मैं वो बताऊं। टेक्स्ट का, वो तो बहुत आसान है। चलें, लेयर्स आपको लग गई समझ। दूसरा है, इनको आप इकट्ठा कर दें इन दो लेयर्स को। आपको ये आपने कब करना है, लेट्स सपोज आपने एक बुलेट बनाई है छोटी सी डिजाइनिंग के अंदर, ये देखें छोटी सी बुलेट पॉइंट है ना ये, आपको ये पता है कि जी ये चेंज नहीं होगी अब, ठीक है, आप कोई छोटे छोटे बुलेट पॉइंट बना रहे हैं तो ये चेंज नहीं होगी ना, तो इसको आप कंबाइन कर दें, दो लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई, जैसे ही आप कंट्रोल ई करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ रहा है? सर व्हेन आई एम वर्किंग ऑन पीएस लेयर गेट मर्ज्ड, कौन सा वर्जन यूज कर रही हैं आप सुमैया? दूसरा ये है कि आपके पास है कोई टेक्स्ट, लेट्स सपोज हम गुलजार हबीब राइट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दो लोगों का था, एक तो गुलजार का भी है और दूसरा एक और भी स्टूडेंट थे। 2014 ना करें आप, 2015 पे आ जाए, वो बहुत पुराना है थोड़ा सा वर्जन। 2015 आप गेट इन टू पीसी से जाके डाउनलोड करके उस पर काम करें। अच्छा जी, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये गुलजार का टेक्स्ट चेंज हो जाए, तो उसकी सिलेक्शन बनाएं। टाइप कैसे बनाइए, ये मैंने सबसे पहले मैं गया, देखें इधर टाइप टूल पे क्लिक किया, ये आपका कर्सर भी चेंज हो गया, गुलजार की आप सिलेक्शन बनाएं, बन गई। अब या तो आप इधर से क्लिक कर लें या आप ऊपर देखें, ये टाइप के नीचे आ, ये आ रहा है, ठीक है, इसका कलर कर दे, चेंज हो गया, हो गया चेंज। अब इसका हबीब का करना चाह रहे हैं तो टाइप टूल पे गए, इस पे क्लिक किया, वासिफ जी, वासिफ ने भी सेम चीज पूछी थी, वासिफ ऐसे होगा ये, ठीक है। अब हबीब की ये सिलेक्शन बनाई, ऊपर हम गए इस फिल के अंदर और फिल के अंदर हम कर देते हैं ये वाला कलर, ये देखें चेंज हो गया। अब हो जाएगा सबका, गुलजार और वासिफ, ये चीज क्लियर हो गई है? चलें ठीक है। और क्या था जी, मॉडर्न बिजनेस कार्ड, पाथ फाइंडर, इंक टूल। इंक टूल तो मैं बता देता हूँ, मतलब वो जो कलर पिकर है, दूसरा मॉडर्न बिजनेस कार्ड और पाथ फाइंडर आपका इलस्ट्रेटर का टॉपिक है। ये पूछा था सलमान ने, तो वो चीज़ मैं फिर इलस्ट्रेटर में चल के बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये देख लें। अब देखें, ये जो गुलजार हबीब, हमारे पास एक बड़ी अमेजिंग एग्जांपल आ गई है, ठीक है। अब हबीब का हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इस ये जो हमारे पास वर्डिंग है, इसको सिलेक्ट करें, इस पे क्लिक करें आप,
इस पे, ठीक है। आप अपने फिल के ऊपर जैसे ही फिल पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखें क्या आ रहा है, कलर पिकर। कलर उठा लें आप ब्लैक करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर दें ब्लैक, ये देखें हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो है टेक्स्ट, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करते हैं अपनी इसके साथ, रेक्टेंगल्स के साथ, ठीक है। ये हमारे पास ब्लैक है, इसकी हम कॉपी बना लेते हैं ये वाली, ठीक है। अब ये जो है ये लाइट ब्लू कलर है, इसको हम कलर देना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं इसको हम देते हैं रेड। तो रेड इधर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। आप क्या करेंगे, आप एक दफा रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे, वो सिलेक्शन के अंदर पहला पहला कलर वही आएगा जो आपने पिक किया हुआ है। इस तरह से देने हैं ये कलर, ठीक है। मतलब आप टेक्स्ट को तो दे रहे हैं लेकिन आप कलर पिकर, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा था कि कलर पिकर से कैसे देने हैं सर कलर, तो वो ये तरीका है। चलिए जी, हम कहते हैं हमारे पास एक और कॉपी है, ये कॉपी है, और आप क्या कहते हैं इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप सिंपली गए इधर कलर के अंदर और कलर आपने पिक किया, चलिए मैं कहता हूँ जी ये वाला कर लिया। इसको जैसे ही आप ओके करेंगे ये इसके अंदर भरेगा नहीं, फिल नहीं करेगा। आपने क्या करना है, रेक्टेंगल टूल पे जाना है और ये देखें सबसे पहला कलर वही आया हुआ है जो आपने सेलेक्ट किया था। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप चले जाएं इस सबसे पहले इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, फिल में जाएं और ये जो लास्ट पे एक ऑप्शन आया हुआ है जिसका नाम है कलर पिकर, इस पे अगर क्लिक करें तो वो दोबारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। कलर उठाएं, इसके अंदर भर दें, ये देखें भर दिया इसने। अब आपको क्लियर हो गया कलर पिकर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सर फाइवर पे बाय रिक्वेस्ट पे प्रपोजल भेजने के बाद वो पैराग्राफ की शक्ल में हो जाता है, सारा तरतीब खराब हो जाती है, इसका क्या है कि अब एक पैराग्राफ में बहुत ऑड लगता है। देखो उसका तरीका तो वही है कि आप उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें या स्पेसिंग दे दें, ठीक है वासिफ, अदरवाइज उसी फॉर्मेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा और क्या था जी, चलें ये आपने आज शुरू में कहे थे कि सर हमें ये मसाइल हैं प्रपोजल राइटिंग का, मैंने बड़ा डिटेल में जाके समझा दिया। फिर आपने कहा सर फोटोशॉप की लेयर्स में मसला है, अब आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा। दूसरा आपने कहा कि सर इंक टूल नहीं समझ आ रहा या फिर कलर पिकर, वो भी मैंने समझा दिया। ये दो आपके हैं इलस्ट्रेटर के। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुकरम कहते हैं सर अगर हम अपवर्क एंड स्पेशली फाइवर पे प्रपोजल लिखते हुए अपना बिहेंस का पोर्टफोलियो लिंक शेयर करें तो कोई मसला तो नहीं बनेगा अकाउंट में? नहीं बनेगा, अभी आप करते रहें, ठीक है। वैसे फिर सर ये इंक टूल तो जो फायदा हुआ है कि हमें शेप सिलेक्ट करने के बाद कलर सिलेक्ट करेगी, जी बिल्कुल इसका काफी फायदा तो है। क्यों क्यों नहीं हुआ फायदा, देखें फायदा तो हुआ ना कि आप कलर अपनी मर्जी से पिक कर रहे हैं। कैसे कि आप चाह रहे हैं कि इस गुलजार हबीब का कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, देखें या फिर आप चाह रहे हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये ब्लैक वाली, ये वाली, ठीक है, इसका कलर क्या हो जाए, ये रेड हो जाए। तो इसका कलर तो उठा लिया आपने, लेकिन ये इलस्ट्रेटर की तरह नहीं है, इसमें इतनी फ्रीडम नहीं है, इधर जाएं आप इधर से कलर भर दें इसको, ठीक है। चलिए जी, आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारे टॉपिक्स आपको मैंने दोबारा करवा दिए हैं, कल से हम फिर आगे बढ़ेंगे फोटोशॉप के अंदर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।